प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं YouTube के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। तो आज मैं लेकर आया हूं जो जयप्रक्रम टॉपिक हम हाई स्कूल में विज्ञान में चला रहे थे, उसमें हमने आपको स्वपोषण का पूरा सिस्टम, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषण जीव कैसे प्राप्त करते हैं, और उसी में दूसरा आपका टॉपिक था विषम पोषी पोषण। जितने भी प्राणी होते हैं विषम पोषी पोषण करते हैं, और विषम पोषी पोषण के तहत जो मानव होता है वो किस तरह भोजन को पाचित करता है और अपनी ऊर्जा योग्य बनाता है, उसको लेकर आए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं हम पाचन तंत्र की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे, बस बेसिक तरीके से पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक आप देखते जाइए। तो पहला आपके सामने है मानव पाचन तंत्र, यानी मानव में पाचन तंत्र कैसे होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है। तो इस पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर पाचन क्रिया ही कैसे होती है, यानी डाइजेशन की जो क्रिया होती है वो किस तरह होती है, उसको समझना होगा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, भोजन के रूप में या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आप करते हैं, उसके रूप में आप ठोस अर्ध तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी, चावल, सब्जी, दाल आदि आप ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद क्या वो जटिल जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उसके द्वारा उसी से आपको ऊर्जा मिलनी है, लेकिन वो ऊर्जा कैसे मिलेगी, वो मिलेगी जब वही भोज्य पदार्थ मुख्य पोषक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे शरीर में चलती है पाचन क्रिया। तो सबसे पहले समझते हैं पाचन क्रिया। तो देखो प्यारे बच्चे, पाचन क्रिया यानी डाइजेशन भोजन के जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों, यानी भोजन में कुछ जटिल होते हैं, जटिल का मतलब बड़े बड़े अणु होते हैं, और अघुलनशील भोज्य पदार्थों का जल तथा एंजाइम, यानी दो बातें याद रखना, एक तो हमें जल की आवश्यकता होगी और दूसरी हमें एंजाइम की आवश्यकता होगी। और जब ये जल और एंजाइम होंगे तब ये भोज के जो जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ हैं, जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ हैं, और ये क्या हो जाएंगे, सरल और घुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं। सरल और किस में बदल जाते हैं, घुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं। इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। आई रिपीट, भोजन के जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों का जल तथा एंजाइम की उपस्थिति में सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी पाचन आपको प्यारे बच्चों कैसे समझना है, जो जटिल मतलब थोड़े बड़े बड़े अणु, अघुलनशील मतलब जो जल में घुलते नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं अघुलनशील। उन्हीं जटिल पदार्थों को सरल, अघुलनशील को घुलनशील में जल और एंजाइम की उपस्थिति में हम कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाचन क्रिया जब हो जाएगी तो पाचन क्रिया रासायनिक माध्यम में भी होती है और यांत्रिक माध्यम में भी संपन्न होती है। यांत्रिक माध्यम क्या मतलब होता है, हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है वो एक मशीन की भांति काम करता है और भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, उनको पीस देता है। इस प्रकार आपका भोजन जो है यांत्रिक माध्यम में कार्य करता है। और इसी प्रकार अगर हम रासायनिक क्रिया की बात करें तो कुछ जो पोषक पदार्थ जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में बदल देता है। जैसे मान लिया जाए स्टार्च है, अब स्टार्च को छोटे छोटे अणुओं में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो सबसे सरल रूप है ग्लूकोज, उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम पाचन कहते हैं। तो यांत्रिक क्रिया दोनों माध्यम में होगा, पाचन या रासायनिक और यांत्रिक दोनों टाइप से होता है। तो यहाँ से आपने पाचन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम चलते हैं पाचन क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अंगों के समूह, यानी पाचन क्रिया में जितने भी अंग भाग ले रहे हैं, उन समस्त अंगों के समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं, या हम कह देते हैं आहार नाल। पूरी की पूरी आहार नाल कहलाते, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आहार नाल की या पाचन तंत्र की, तो हम कहेंगे स्टार्ट इसका होता है मुख से। किससे होता है, मुख, और इसी को कहते हैं मुख, और यहाँ पर होती मुख गुहा, मुख गुहा। तो यानी शुरुआत स्टार्ट कहाँ से होती, मुख या मुख गुहा से, और अंत में जो इसका भाग होता है उसे हम कहते हैं गुदा।
क्या कहते हैं, गुदा। तो यानी अगर देखा जाए किसी भी पाचन तंत्र का या एलिमेंट्री कैनाल या जो आपकी आहार नाल होती है उसका स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो मुख होता है और इसका एंड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, गुदा। इस प्रकार ये टोटल 9 से 10 मीटर लंबाई की एक आपके शरीर में आहार नाल होती है या पूरा पाचन तंत्र होता है, उससे हम डिटेल से आपको समझाएंगे। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, क्या कहेंगे, पाचन तंत्र में मुख्यतः निम्न अंग सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। तो पहला आपके सामने है पाचन अंग। कौन से शामिल है, पाचन अंग। और दूसरा कौन शामिल है, पाचन ग्रंथियां। तो आपको ये पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां दोनों एक साथ कार्य करती हैं, दोनों एक साथ कार्य करती हैं और दोनों की आवश्यकता होती है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं डिटेल से पाचन अंग किस तरह होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, बड़ी ही उसे आप डिटेल में लिख देते हैं, आप याद कर लेते हैं। हम याद करने के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरीके से समझाएंगे ताकि पाचन तंत्र जो आपकी बहुत बड़ी समस्या है उसको हम बड़ी ही आसानी से समझा देंगे। तो देखो क्या करना है, पाचन अंग सबसे पहले आपको समझना है, इसमें होता है मुख व मुख गुहा। पहला अंग हो गया मुख व मुख गुहा। दूसरा आपका हो जाएगा ग्रसनी। ग्रसनी यहाँ पर हम कहेंगे माउथ या माउथ कैविटी, ग्रसनी को हम कहेंगे फेरिंग्स। और इसी प्रकार तीसरा अंग आपके सामने आएगा ग्रास नली, जिसे ओसोफेगस कहते हैं। और फिर आता है आमाशय, आमाशय आता है। और इसके बाद पांचवा अंग आता है आपका छोटी आंत। प्यारे बच्चों यहाँ से समझना होगा, छोटी आंत के भी 3 अंग होते हैं। एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत्र और तीसरा होता है शेषांत्र। यानी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत्र और तीसरा होता है शेषांत्र। और छठा भाग आपके सामने आता है, उसे कहते हैं बड़ी आंत। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, दूसरा होता है कोलन और तीसरा होता है मलाशय। इस प्रकार आप देखेंगे पूरा आपके पाचन तंत्र में इतने अंग भाग लेते हैं। और दूसरा भाग जो आपका होता है पाचन ग्रंथियाँ, जिसे हम पहला कहेंगे लार ग्रंथियाँ होती हैं। अब लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 3 जोड़ी। कितनी होती है, 3 जोड़ी। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3 जोड़ी। और टोटल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और यकृत कितनी होती है, यकृत 1 होता है हमारे शरीर में। यकृत भी एक प्रकार की ग्रंथि है, ये ग्रंथि हो जाएगी। और तीसरा है अग्न्याशय ग्रंथि। तो इस प्रकार आप देखेंगे पाचन ग्रंथियाँ, पाचन यानी पाचन में सहायता करने वाली ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय ग्रंथि। इसके अलावा आमाशय में भी जठर ग्रंथियाँ होती हैं और आंत्र जो छोटी आंत होती है उसमें आंतरी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये मुख्यतः आपकी जो अलग से पढ़ाई जाती हैं लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय। तो इन ग्रंथियों को भी आपको समझना है और साथ में पाचन अंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए एक बार हम अंगों को पुनः रिपीट कर लेते हैं। तो आइए बड़ी जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे पाचन में भाग लेने वाले पाचन अंग होते हैं मुख एवं मुख गुहा। पहला अंग होता है, दूसरा अंग होता है ग्रसनी, तीसरा अंग होता है ग्रास नली और चौथा अंग होता है आमाशय और पांचवा होता है छोटी आंत। छोटी आंत में होते हैं 3 भाग, पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत और तीसरा होता है शेषांत्र। और छठे में हम अंग चलेंगे तो होती है बड़ी आंत और बड़ी आंत में पहला अंग होता है सीकम, फिर दूसरा होता है कोलन और तीसरा होता है मलाशय। और इसी प्रकार पाचन ग्रंथियाँ होती हैं और पाचन ग्रंथियाँ मुख्यतः 3 होती हैं, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय ग्रंथियाँ। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों इन अंगों का परिचय अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं कि किस तरह ये पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। तो आइए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा एक मानव का चित्र है और इस मानव चित्र में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये मुख होता है और मुख होता है मुख गुहा। तो यानी ये मुख हो गया, ये मुख गुहा पूरी जो कैविटी दिख रही इसे मुख गुहा कहेंगे। और मुख गुहा के बाद यहाँ पर आपको देखेंगे ये ग्रसनी दिख रही है, ये कौन सा अंग है, ग्रसनी है। और ये कौन सा है, ग्रास नली हो जाएगी, ये दूसरा ग्रस नली है। और ये क्या हो जाएगा, आमाशय, ये क्या हो जाएगा, आमाशय। और ये आपकी यकृत ग्रंथ है प्यारे बच्चों, यकृत
ग्रंथि है। और यहाँ पर देखेंगे यह है अग्न्याशय, अग्न्याशय, ये अग्न्याशय ग्रंथ है। और यहाँ से आप देखेंगे जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, यहाँ से भाग लेकर ये पूरा आपको यहाँ तक कैसा दिख रहा है, ये आपकी पूरी होती है छोटी आंत, ये हो जाएगी छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद यहाँ से देखेंगे आपका भाग जुड़ा हुआ है, ये जो नीला नीला सा दिख रहा है ये आपकी हो जाती है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत। तो टोटल 6 अंग होते, 6 अंगों को हमने समझाया। सबसे पहले मुख हुआ, मुख गुहा, ये मुख है, ये मुख गुहा है। दूसरा आपका ग्रसनी है, तीसरा आपका ग्रास नली है। और फिर आगे जाएंगे तो अमाशय पड़ेगा। अमाशय से देखेंगे, अमाशय से यहाँ से जो रेड भाग दिख रहा है ये पूरा, ये छोटी आंत होती है। और ये जो नीला भाग है ये पूरा, ये बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत के 3 भाग हमने बताए। तो ये जो भाग दिखाई पड़ रहा सी आकार के, ग्रहणी होती है। और जबकि ये पूरा भाग जो मध्यांतर है ये आपका पड़ता है शेषांत्र। यहाँ पर देखेंगे पहला भाग आपका ये जो बड़ी आंत का पड़ता है इसे सीकम कहते हैं, कोलेन होता है। अंत में ये जो भाग पड़ता है इसी को हम मलाशय कहते हैं। और मलाशय का जो अंतिम छोर होता है इसी को हम गुदा कहते हैं। तो ये पूरा पाचन तंत्र बड़ी ही आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हमें एक एक पॉइंट को बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको समझाना है कि आखिर पाचन तंत्र को आपको बोर्ड परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में किस तरह लिखना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके तहत जब आप इसे बेसिक तरीके से समझेंगे तो कहीं से भी बहुकल्पी प्रश्न बनाया जाए बड़ी ही आसानी से उसे आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं अगले अंग की ओर। तो हमने आपको पाचन अंग समझा दिए। तो पहला पाचन अंग जो आपका होता है वो होता है मुख एवं मुख गुहा। मुख को हम माउथ कहते हैं, इसे माउथ कैविटी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा ये मुख होता है और मुख जो है आपका 2 ओष्ठों से बंद भाग है। तो मुख आपको दिख रहा है, ये देखो मुख है। मुख जो होता है 2 ओष्ठों से, मांसल ओंठ होती, मांस की बनी हुई 2 ओष्ठ होती हैं। बस आपको समझना है कैसे होती है मुख, कैसा होता है मुख गुहा। तो देखो लिखा है मुख 2 मांसल ओष्ठ से घिरा हुआ भाग होता है। यानी मुख क्या है, 2 मांसल जो ओंठ होती हैं उसी से घिरा हुआ एक भाग है जो मुख गुहा में खुलता है। और ये जो मुख है ये पूरी जो मुख कैविटी दिख रही है यहाँ तक मुख गुहा, और इसी मुख गुहा में ये उपस्थित होता है। कौन सा, ये मुख गुहा में ही खुलता है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु, यानी जो ऊपर वाला ये भाग होता है इसे हम तालु कहते हैं। तथा फर्श पर जिह्वा होती है। और फर्श पर निचले वाले भाग में देखो ये काला सा भाग दिख रहा है, ये जिह्वा होती है जिसे हम जीभ कहते हैं। तथा ऊपरी तथा निचले 2 जबड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये 2 जबड़े हैं जिसमें दांत उपस्थित होते हैं। टोटल इसमें 16 होते हैं, 16 इधर होते हैं। तो टोटल आपके दांत कितने हो जाएंगे, 32। तो इसमें लिखा है ऊपरी तथा निचले 2 जबड़े होते हैं जिसमें 16-16 करके कुल 32 दांत होते हैं। तथा मुख गुहा के किनारे में गाल होते हैं। तो जो किनारे साइड में अंदर की ओर देखा जाए तो गाल होते हैं। तथा इस मुख गुहा में 3 जोड़ी, प्यारे बच्चों यहाँ से समझना है कितनी होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। जहाँ क्या होता है, जहाँ से लार स्रावित होती। कौन सा रस निकलता है, यहाँ से एक तरल पदार्थ निकलता है उसी को हम लार कहते हैं। लार स्रावित होता है जिसमें टाइलिन एंजाइम, अब देखो लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम तथा लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। तो ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन का जो बड़ा भाग होता है जैसे स्टार्च, ये स्टार्च हुआ, इसी स्टार्च को ये टाइलिन किस में बदल देता है टाइलिन जो है इसके छोटे अणु में कन्वर्ट कर देता है। और जो स्टार्च होता है छोटे अणु में देखा जाए तो ये ग्लूकोज में पूर्ण रूप से नहीं बदलता, लेकिन 2 अणु वाला जो ग्लूकोज, 2 अणु वाला जो पदार्थ होता है, 2 ग्लूकोज से बनने वाला जो भाग होता है उसमें बदल देता है। जैसे माल्टोज, किस में बदल देता है, माल्टोज। यानी ये जो स्टार्च बहुत जटिल अणु है उसको थोड़े
सरल अणु में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं माल्टोज। तो कौन बदलता है? ये टाइलिन एंजाइम बदल देता है। और दूसरा एंजाइम जो लाइसोजाइम होता है, और ये लाइसो एंजाइम प्यारे बच्चों क्या करता है? लाइसो एंजाइम जो हमारे शरीर में हानिकारक रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु आ गए हैं उनका भक्षण करता है, यानी नष्ट करने का कार्य करता है। तो यानी मुख गुहा पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी आपको भाषा को अच्छी तरीके से लिखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे नंबर गेन होंगे। साथ में आपके बहुकल्पी जो प्रश्न हैं वो भी मेंटेन हो जाएंगे। यहाँ पर दांत की अगर बात की जाए तो दांत भी थोड़ा समझ लीजिए। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो दांत आपके होते हैं टोटल 4। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, और तीसरा होता है अग्र चर्वणक, और तीसरा आपका होता है, चौथा आपका हो जाएगा चर्वणक। तो प्यारे बच्चों आपको समझना होगा मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचर्वणक, और चौथा होता है चर्वणक। इनकी अगर टोटल संख्या जोड़ी जाए तो आपकी होती है 8, इसकी जोड़ी जाए तो 4 होती है, और इसकी भी जोड़ी जाए तो 8 होती है, और इसकी जो होती है 12, टोटल 12। तो 8 4 12, और 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। तो टोटल आप देख रहे हैं टोटल संख्या कितनी आ गई? 32। तो मानव संख्या अगर देखा जाए कृंतक कुल कितने होते हैं? 8, रदनक कितने होते हैं? 4, अग्रचर्वणक कितने होते हैं? 8, और चर्वणक कितने होते हैं? 12। तो मनुष्य में दांत कितने होते हैं? टोटल 4 प्रकार के होते हैं, टोटल संख्या 32 होती है। अब बात यहीं पर आती है कि आपको भाषा अगर लिखनी है तो इसे नोट भी कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं, देख सकते हैं। कृंतक, सबसे पहले कृंतक का कार्य क्या होता है? तो आगे वाले जो ये आपके पतले पतले से दांत दिख रहे हैं, ये पतले से दांत कृंतक कहलाते हैं, और ये काम क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं, कुतरने का काम करते हैं। भोजन को काटने का काम कृंतक दांत करते हैं। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, टोटल कितने हो गए? 8। दूसरा रदनक है, तो हम कहेंगे रदनक 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। मेरी बात समझते जाइए, रदनक क्या करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है अग्रचर्वणक, ये भोजन को कुतरने और पीसने का, यानी ये पीसने का भी काम करेंगे और कुतरने का भी कार्य करते हैं। इनकी संख्या ऊपर 4 नीचे 4, ऊपरी जबड़े में 4 निचली जबड़े में 4, तो टोटल हो जाएंगे 8। और इसी प्रकार चौड़क, चौड़क की संख्या सबसे अधिक होती है, और ये बहुत चौड़े होते हैं दांत। तो ये चौड़े होते हैं, इनका मेन काम होता है भोजन को अच्छी तरीके से पीसना, और पीसने के बाद ऊपर 3 हो, ऊपर इस साइड में 3, इस साइड में 3, टोटल हो गए 6, यानी 6 ऊपरी जबड़े में, 6 निचली जबड़े में। तो इनका काम मेन क्या होता है? भोजन को पीसना। आई रिपीट, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक 8 होते हैं, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक ये टोटल 4 होते हैं, इनका कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना। अग्रचर्वणक ये दांत टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये भोजन को पीसने और कुतरने का काम करते हैं। चौड़क इनकी टोटल संख्या 12, 6 ऊपर 6 नीचे, और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को पीसना। तो ये दांत हो जाएंगे। और यहीं पर हम आपको जीभ को भी बता देते हैं कि जीभ का कार्य क्या होता है। प्यारे बच्चों आइए जीभ को भी हम समझ लेते हैं। जीभ, या इसी को कहते हैं जिह्वा। तो जिह्वा, तो भोजन में जब आप भोजन ग्रहण कर रहे होते तो जरा सोचो कि जीभ जो आपकी होती फर्श में, वो क्या करती है? भोजन को अच्छी तरह से उलटने पलटने का काम करती है, और साथ में जो लार ग्रंथियों द्वारा लार निकली है उस लार को भोजन में मिलाने का भी काम करती है। और सभी दांतों तक भोजन को आप ले जाने का काम किसके द्वारा करेंगे? जीभ के द्वारा, यानी भोजन को इस दांत उस दांत तक पहुंचाने का और बढ़िया अच्छी तरीके से लार को मिलाने का काम करती है। और अंत में भोजन जब बढ़िया पिस जाएगा तो उसे पीछे यानी ग्रसनी तक पहुंचाने में, या हम कह सकते हैं पीछे बढ़ाने में, निगलने में भी मदद करती है। कौन? जिह्वा। इस प्रकार भोजन में जिह्वा भी हमारी मदद करती है, जिससे आपको समझना है जीभ आपकी क्या कार्य करती है। जीभ भाई भोजन को
भोजन के जो पदार्थ होते हैं, लार होती है, उसको मिलाने का काम करती है, उलटने पलटने का काम करती है और भोजन को इधर उधर बढ़ाने में और पीछे फिर हम कहेंगे ग्रसनी की ओर सरकाने में भी सहायता करती है। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा मुख। अब हम चलते हैं ग्रसनी की ओर। आइए चलते ग्रसनी। तो यहाँ तक आपने समझा जब कि जो पहला अंग आपने मुख गुहा समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे ग्रसनी की ओर। तो आप देखेंगे ग्रसनी कैसा होता है। तो आपने इस भाग को भी समझा है, कौन सा, ये वाला भाग आपने समझा है मुख गुहा, जिसमें हमने मुख, दांत, जीभ और ये ग्रंथियाँ, ये आपकी एक ग्रंथि, एक ये ग्रंथि, ग्रंथि अलग से बताएंगे। फिलहाल 3 जोड़ी ये ग्रंथियाँ होती, लार ग्रंथियाँ। अब आपको ये जो ब्लैक से भाग दिख रहा है, ये वाला, ये आपका ग्रसनी वाला भाग होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, ग्रसनी यानी मुख गुहा में जब भोजन अच्छी तरीके से पच जाएगा, पिस जाएगा, तो भोजन कहाँ पहुँचेगा? ग्रसनी में। तो देखो ग्रसनी क्या होता है? फायरिंग्स, मुख गुहा का पिछला भाग, यानी मुख गुहा का देखो पिछला भाग क्या है? ग्रसनी कहलाता है, यानी यही भाग ग्रसनी होता है। अब ग्रसनी जो होती 12 से 14 सेंटीमीटर कीप के आकार की नली के समान भाग होता है, जो भोजन तथा वायु का सहमार्ग है। मतलब यहाँ पर श्वास भी नली होती है, यानी यहाँ पर एक श्वास नली होती है, श्वास नली और भोजन नली दोनों का सहमार्ग है, मतलब दोनों यहाँ से गुजरते हैं। ग्रसनी में अंदर की ओर एक छिद्र होता है जिसे निगल द्वार कहते हैं, मतलब भोजन को निगलने में सहायता करता है। ग्रसनी भोजन को ग्रास नली में पहुंचाने में मदद करती है। यानी भोजन ग्रसनी का कार्य हो जाएगा। देखा जाए तो मुख गुहा का जो अंतिम भाग होता, अंतिम छोर होता है, उसी को ग्रसनी कहते हैं। कीप के आकार की एक संरचना होती है, ये भोजन को निगलने में मदद करता है, यानी भोजन को जो निगलते हैं उस निगलने में मदद करती है ग्रसनी। अब ग्रसनी जब हो जाएगी तो हम अगले पार्ट की ओर, यानी भोजन आपका मुख से कहाँ पहुँचा? ग्रसनी, ग्रसनी से कहाँ पहुँचा? अब पहुँचेगा ग्रास नली में। तो ये एक लंबा सा भाग नीले रंग का जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, ये आपकी हो जाती है ग्रास नली। तो देखो ग्रास नली क्या होती है? ओशोफेगस। तो भैया ये पेशीय संकुचनशील लगभग 25 से 28 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। चूँकि लंबाई के अनुसार इसकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी लंबाई लगभग 25 से 28 सेंटीमीटर भाग होता है। इस भाग में कोई भी पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसमें क्रामाकुंचन। तो यहाँ से एक बात समझनी है, इसमें एक गति होती है जिसका नाम है क्रामाकुंचन गति, और क्रामाकुंचन गति के कारण ही ये भोजन जो है आगे की ओर बढ़ता है। भोजन कहाँ जाएगा? आगे की ओर बढ़ेगा क्रामाकुंचन गति के कारण, जिसके कारण भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो यानी इसी क्रामाकुंचन गति, तो आपने देखा ग्रसनी और ग्रास नली, इन दोनों भागों में पाचन की क्रिया नहीं होती है, बस क्या होता, भोजन यहाँ निगलते हैं और यहाँ आगे बढ़ता है। भोजन कहाँ पहुँच गया? आमाशय के पास भोजन पहुँच गया। हम साथ में भाषा भी लिख रहे हैं ताकि आपको भाषा भी लिखने में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि जब आप चित्र समझ जाते हैं तो भाषा को बड़ी ही आसानी से आप लिख सकते हैं, अपनी स्वयं भाषा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम ये मुहिम चलाए हैं ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी बोर्ड की अच्छी तैयारी कर सकें और बेहतरीन तैयारी के साथ आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। और जब अच्छे नंबर गेन करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा, आपके देश का नाम, आपके आस पड़ोस, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा। तो ग्रास नली में भोजन पहुंचा। अब हम पहुंचे हैं आमाशय में। ये आपका चौड़ा सा भाग आमाशय दिख रहा है और आमाशय स्टमच। तो स्टमच जो होता है इसमें भोजन पहुंच गया है। तो इस भोजन के पहुंचने पर यहाँ पर मेन भोजन का काम होता है पचना, और यहाँ पर भोजन लगभग 4 से 5 घंटे रुकता है, 5 घंटे रहता है। यहाँ पर भोजन सबसे अधिक देर रुकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारा ये जो टॉपिक समझ में आ रहा है, जो हमने मुहिम चलाई है, उसको आप अच्छी तरीके से समझते जाइए और साथ में आप ऊर्जा के रूप में इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने जो आपके व्हाट्सएप हैं, इंस्टाग्राम हैं,
टेलीग्राम है या फेसबुक है, जहाँ भी जितनी ज़रूरत हो सकती जहाँ पर है अपने मित्रों को आप शेयर करिए। चैनल पर आए हैं पहली बार तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक का बटन मत भूलना। तो आइए चलते हैं, देखेंगे अमाशय। तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल में जे आकार का, अंग्रेजी का जो जे होता है उस आकार का, देखो दिख रहा होगा जे आकार की संरचना होती है। तो जे टाइप की संरचना है, तो जे आकार की संरचना होती है और थैली नुमा भाग होता है, एक थैली की भाग होता है। इसकी भीतरी सतह में असंख्य जठर ग्रंथियां होती हैं। असंख्य का मतलब करोड़ों की संख्या में इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं अंदर की ओर। यहाँ पर अंदर की ओर इसमें क्या होती हैं प्यारे बच्चों, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और यही जठर ग्रंथियां भोजन को पचाने में मदद करती हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक रस निकलता है जिसे कहते हैं जठर रस। और यही जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में इसमें होते हैं पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम। तो देखो इसी को हम लिख देंगे, असंख्य जठर ग्रंथियां होती हैं जिससे जठर रस स्रावित होता है और इसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं HCl तथा पेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम भी होते हैं जो भोजन को रासायनिक पाचन करते हैं। और यहाँ पर भोजन कितनी देर रुकता है, यहाँ पर भोजन लगभग 4 से 5 घंटे भोजन यहाँ पर रुकता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, हमने 4 अंग बता दिए, मुख और मुख गुहा, दूसरा हमने ग्रसनी बताया, तीसरा हमने ग्रास नली बताया और चौथा हमने बताया अमाशय। अब हम 5वें भाग की ओर चलते हैं। जो 5वां भाग आपका है वो कौन सा आपके सामने, छोटी आंत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। आइए चलते छोटी आंत। स्टॉप कर। तो पाचन तंत्र के हम नेक्स्ट अंक की ओर चलते हैं। तो 5वां अंक आपका होता है छोटी आंत। छोटी आंत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं या क्षुद्रांत भी कहते हैं। तो क्षुद्रांत में चलेंगे तो छोटी आंत में पहले समझना है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और ये आंत का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। लेकिन इसकी चौड़ाई जो होती नली आकार की वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की जो चौड़ाई होती है 4.4 सेंटीमीटर 4.7 तक होती है। तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा, इसकी चौड़ाई कम, इसीलिए लंबा भाग सबसे ये है, लेकिन चौड़ाई कम होने के कारण इसका नाम छोटी आंत रखा गया और बड़ी आंत की चौड़ाई अधिक होने के कारण उसको बड़ी आंत कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है। तो छोटी आंत लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 से 7 मीटर लंबा, जो कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और इसकी संरचना नली के समान होती है। इसमें अंदर की ओर आंतरी ग्रंथियां, मतलब इसमें जो होती हैं आंतरी ग्रंथियां पाई जाती हैं और आंतरी ग्रंथियों से निकलता क्या है, आंतरी रस। और इसी आंतरी रस से जिसमें एंजाइम यानी विकर उपस्थित, एंजाइम का दूसरा नाम विकर होता है, एंजाइम स्रावित होते हैं, उपस्थित होते हैं और जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी जो छोटी आंत होती है यहीं पर पूरे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और जो भोजन बचता है, यहाँ पर जो भोजन होता है उसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यहाँ का जो भोजन होता है उसे हम काइम कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उपस्थित होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी कहलाता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये हो गया आपका अमाशय। यहाँ रेड से भाग आप देखेंगे पूरा भाग क्या कहलाएगा, छोटी आंत। तो यहाँ पर ये जो सी आकार की संरचना है इसी को हम कहते हैं छोटी आंत और इसी छोटी आंत से देखो अग्न्याशय और इसी से जुड़ी है यकृत। तो यानी अग्न्याशय और यकृत दो ग्रंथियां जुड़ी हैं छोटी आंत से। छोटी आंत के अग्रभाग यानी ग्रहणी से जुड़ी हैं। इस भाग का ही नाम है ग्रहणी। क्या नाम है, ग्रहणी। तो ग्रहणी से जुड़ी होती हैं। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो अग्न्याशय या यकृत ग्रंथियां हैं वो किससे जुड़ी हैं, तो हम कहेंगे ग्रहणी से जुड़ी हैं। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो लिखा है ग्रहणी होता है जो कि सी आकार की संरचना होती है जिसमें यकृत और
अग्न्याशय 2 ग्रंथियां जुड़ी रहती हैं। मध्य भाग मध्यांत्र तथा अंतिम भाग शेषांत्र होता है। इन दोनों भागों में रसांकुर होते हैं जो भोजन के मुख्य पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। यानी भोजन का अगर अवशोषण देखा जाए, भोजन अंतर्ग्रहण मुख में किया, अब अवशोषण हो रहा, मुख्य पोषक पदार्थों का अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। तो अवशोषण कहाँ पर होता है? तो हम कहेंगे अवशोषण होता है किसमें? इसी छोटी आंत में होता है। किसके द्वारा होता है? तो हमने आपको बताया किसके द्वारा होता है, रसांकुरों के द्वारा होता है। ये देखो रसांकुर होते हैं, अंग्रेजी में इसे हम विलाई कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसे विली या विलाई कहते हैं, विली या विलाई कहते हैं। इन्हीं विलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत सबसे अहम भाग है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका छोटी आंत वाला भाग हो जाएगा जो सबसे लंबा भाग है। तो लंबा होने के बावजूद इसे हम छोटी आंत क्यों कहते हैं? कि उसकी चौड़ाई कम है, किसकी अपेक्षा? बड़ी आंत की अपेक्षा। तो ये जो नीला भाग आपको अब दिख रहा है ये हो जाएगी आपकी बड़ी आंत। तो प्यारे बच्चों देखें, बड़ी आंत बृहदांत कहलाती, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। आहार नाल का अंतिम भाग बड़ी आंत होती है जो लगभग 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 मीटर लंबा होता है। लंबाई छोटी आंत से इसकी कम है, लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण इसे हमने बड़ी आंत नाम दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर आपको समझना है क्यों? क्योंकि हमने पहले से बता दिया है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और वहीं पर अवशोषण भी मुख्य पदार्थों का हो जाता है। जो अवशेष पदार्थ बचते हैं उसमें जल या कुछ शेष पोषक पदार्थ रह गए हैं, उन्हीं का केवल अवशोषण होता है और अतिरिक्त जो बचता है वो मल के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारे शरीर के द्वारा उसे बाहर परित्याग कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, केवल जल तथा अन्य शेष पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलेन तथा मलाशय। तो पहला भाग सीकम है और इसम सीकम से, तो देखो ये देखो आपका पूरी बड़ी आंत है, पहला भाग ये सीकम कहलाया और इसी सीकम से ये देखो आपको भाग जो ब्लैक सा दिख रहा है ये वाला, इसी हम कहते हैं क्रमरूप परिशेषिका। तो ये परिशेषिका, क्रम रूप परिशेषिका अवशेषी अंग के रूप में मौजूद है। ये केवल शाकाहारी प्राणियों में कार्य करता है, जबकि जो सर्वाहारी जो मांसाहारी हैं इसमें कोई काम नहीं है। तो ये क्रम रूप परिशेषिका हमारे शरीर में है, लेकिन एक अवशेषी अंग के रूप में जो बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा होता है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि जो आपकी जो क्रम रूप परिशेषिका है वो किससे जुड़ी होती है, तो हम कहेंगे बड़ी आंत से, लेकिन बड़ी आंत ना दिया हो तो किससे? सीकम से। तो लिखा है सीकम से, ये देखो लिखा है क्रम रूप परिशेषिका जुड़ी होती है तथा मलाशय में मल एकत्रित होता है जो गुदा द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों पूरा पाचन तंत्र हमने आपको पूरा डिटेल में विद भाषा हमने आपको समझा दिया है। आप उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो इसे वीडियो को पूरा आप पुनः रिपीट करेंगे तो आपको सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। और इसको अगर आपको ये चैनल पर आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक बार शेयर अपने मित्रों यार को ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे जो वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना आप शेयर करिए और इस प्रकार हमारी मदद करिए। तो आइए चलते हैं, यहाँ तक आपने विजिट किया और हम आपको धन्यवाद देते हैं। और रिपीट हम पुनः करते हैं चित्र की ओर। सबसे पहले होगी मुख गुहा, मुख, और मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद बड़ी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत से बड़ी आंत। और इस प्रकार छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ी होती है अग्न्याशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, और लार ग्रंथियाँ मुख में होती। इस प्रकार पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पूरा पाचन तंत्र बेसिक तरीके से
यहाँ तक विजिट किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।